अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अली बिन सुफियान की क़ियादत और उमर की रहनुमाई में मुजाहिदीन वारदात की जगह पहुँचे। दो सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशलें थीं। वहाँ दो लाशें पड़ी थीं। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा। एक अलबर्क की पहली बीवी थी, दूसरा आज़र था, उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आज़र ने बताया कि वो अलबर्क की पहली बीवी को फेंक कर चले गए तो वह उसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल ना सका, हमला आवर भाग गया। आज़र ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्क के घर की तरफ नहीं गई, बल्कि उधर गई है जहां वो पहले जाया करती थी। उमर को उस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने दो सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जराह के पास ले जाएं और इनका खून रोकने की कोशिश करें। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां असफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने ज़माने का बड़ा मकान था। उससे मुल्हिक कई और मकान थे। पिछवाड़े से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। दो सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले तो उसे पकड़ लो, भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और ख़त्म कर दो। सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई देने लगे। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सर पेट जाओ, अपने कमानदार से कहो कि इस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज़ से अपने जासूसों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताकुब करो, एक दूसरे को नज़र में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे और इनके सवार सुल्तान अयूबी से कई बार खराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहाँ मकान की रुकावटें थीं, गलियाँ थीं जो घोड़ों की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थीं। इनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नज़र नहीं आते थे। उनकी आवाज़ों पर ताक़ुब हो रहा था। वो जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफ़क़ के पस मंज़र में वो सयों की तरह साफ नज़र आने लगे। वो 4 थे। उन्होंने कमोबेश 100 गज़ का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर दो सवारों ने उसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर उनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खुलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था। फासला कम होता जा रहा था, मगर भागने वालों के घोड़े और ज़्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूर के पेड़ों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहाँ इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि दो दाएं तरफ और दो खजूर के बाएं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताकुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो भागते साए नजर आए वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर दूर हो गए कि उनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया कि वो सवारों को मुंतशिर करना चाहते हैं। अली ने बुलंद आवाज़ से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बता दो, एड़ लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डाल लो। सवार तकसीम हो गए। सब ने कंधों से कमाने उतार कर तीर डालिए और तकसीम होकर एक एक घोड़े के पीछे गए। उनके घोड़ों की रफ्तार और तेज़ हो गई। टापुओं के शोर गुल में कमानों से तीर निकलने की आवाज़ें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा कि एक को मार लिया, घोड़ा बेकाबू हो गया है। उधर अली बिन सुफियान के साथ जो सवार थे उन्होंने बेक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। ये घोड़ा बेकाबू होकर और घूम कर पीछे को आया। एक सवार ने उसकी गर्दन में बर्छी मारी। दूसरे ने अपने घोड़े से झुककर उसके पेट में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था। वो रुकते रुकते रुक गया। उस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। नाजरीन, सहरा की तारीक रात में अब किसी सरपेट दौड़ते घोड़े के टापू नहीं सुनाई देते थे। सवारों की आवाज़ें और दुलकी चलते घोड़ों के टापू सुनाई देते थे। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाज़ों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे। उनके 2 घोड़े जख्मी थे। उन घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी थी।
भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है, हम उम्मीद रखेंगे कि तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की जैन के साथ मशल बंधी हुई थी, खोल कर जलाई गई। लड़की को देखा गया, बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। उससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद और आंखें बंद हो गई थीं। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़ा ठोंस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जराह तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था, वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा था। यह काफिला जब कायरा पहुंचा तो सुबह तलू हो रही थी। सुल्तान को रात के वाक़े की इतला मिल गई थी। अली बिन सुफियान हस्पताल गया। जराह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ़ थे। सवार ने उसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर्ग की पहली बीवी और आज़र होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान अयूबी हस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। मैंने अलबर्ग को बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे तो उसने अजीब बात बताई है। वो कहता है कि अलबर्ग होश में नहीं, उसके कमरे में शराब के प्याले और सुराही पड़ी है। क्या वो शराब भी पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की, तबीब ने मना कर दिया है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां जख्मी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, यह लड़की जिसे हमने सहरा से जाकर पकड़ा है अलबर्ग की दूसरी बीवी है। ज़रा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दें, हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबर्ग सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। उसे 4 जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे वो आसफा का बूढ़ा खामन समझता रहा था। सुल्तान अयूबी ने यह वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और इसमें उसका मोतमिद मुलव्वस था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मनसूबे मालूम थे। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए, उनसे बयान लिए गए। उनसे यह कहानी यूं बनी कि अलबर्ग की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि उसके खामन की दूसरी बीवी मुश्तिबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खामंद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नज़र रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया था। मौका देखकर उसने उनके सोने वाले कमरे के उस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया जो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को सुराख में उन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अलबर्ग को शराब पिलाती थी और उरियानी का पूरा मुजाहरा करती थी। वो सुल्तान अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो उसका पीर और मुर्शिद हो। सलेबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान अयूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थीं। अलबर्ग उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अलबर्ग की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अलबर्ग की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। आसफा ने अलबर्ग को शराब पिलानी शुरू की और उसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसफा दोनों प्याले उठाकर और यह कहकर दूसरे कमरे में चली गई कि दूसरी लाती हूँ। वो वापस आई तो प्यालों में शराब थी। उसने एक प्याला अलबर्ग को दे दिया, दूसरा खुद मुंह से लगा लिया। इसके बाद अलबर्ग बेसुध लेट गया। आसफा ने अलबर्ग को आहिस्ता आहिस्ता बुलाया, वो ना बोला। फिर उसे हिलाया, हाथ से उसके पपोटे ऊपर किए, मगर उसकी आंखें ना खुलीं। उसने प्याले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज़ अलबर्ग के प्याले में मिला दी थी। आसफा ने अपने ऊपर स्याह चादर इस तरह ले ली कि सर से पांव तक छुप गई। आधी रात होने को थी। उसने कंदील बुझाई और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगोला हो गई। उसने खंजर उठाया, ऊपर लिबादा उड़ा। वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसफा एक मुलाजमा के साथ खुसर फुसर कर रही थी। इससे पता चला कि मुलाजमा को उसने साथ मिला रखा था। आसफा बाहर निकल गई। मुलाजमा अपने कमरे में चली गई। पहली बीवी बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेज तेज चलती आसफा के ताकों में गई। वो उसके कदमों की आहट पर जा रही थी। वो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है। आसफा को शायद उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुक गई। पहली बीवी अंधेरे में अच्छी तरह देख ना सकी। वो आसफा के करीब चली गई और रुक गई। अचानक आमने सामने आ जाने से पहली बीवी फैसला ना कर सकी कि क्या करे। उसके मुंह से निकल गया, कहाँ जा रही हो आसफा? पहली बीवी को मालूम ना था कि लड़की की हिफाजत के लिए आदमी छुप छुप कर उसके साथ जाता है जो किसी को नजर नहीं आता।
आसफा ने अपने हाथ पर हाथ मारा और अलबर्क की पहली बीवी से हंस कर कहा, आप मेरे पीछे आई हैं या कहीं और जा रही हैं? इतने में पीछे से किसी ने पहली बीवी को बाजू में जकड़ लिया, मगर उस औरत ने गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही जिस्म को जोर से झटका दिया और आज़ाद हो गई। उसने तेजी से खंजर निकाल लिया। उसके सामने एक आदमी था। औरत ने उस पर वार किया जो वो बचा गया। आदमी ने ऐसा वार किया कि खंजर औरत के पहलू में उतर गया। उस आदमी ने देख लिया था कि औरत के पास खंजर है। वो फौरन पीछे हट गया। पहली बीवी ने आसफा पर हमला किया और खंजर उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान उतार दिया। लड़की ने जोर से चीख मारी। आदमी ने पहली बीवी पर वार किया, जो ये औरत फुर्ती से बचा गई। उसने वार किया तो उस आदमी ने उसका बाजू अपने बाजू से रोक लिया। आसफा गिर पड़ी थी। अलबर्क की पहली बीवी को भी गहरा जख्म आया था, जो पहलू से पेट तक चला गया था। वो डगमगाने लगी। वो आदमी आसफा को उठाकर कहीं चला गया। अली बिन सुफियान के दो जासूस उमर और आजर छुप कर देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरी औरत कौन है। उमर उस आदमी के पीछे छुप छुप कर गया जो आसफा को उठा के ले गया था। वो उसी मकान में ले गया जहां वो जाया करती थी। वहां से उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने चला गया। आजर ने बताया कि वो वहीं छुपा रहा। जख्मी औरत वहीं पड़ी थी, वहां और कोई न था। आजर उस औरत के पास जाकर बैठ गया। पीछे से किसी ने उस पर खंजर से 3 वार किए और हमलावर भाग गया। आजर वहीं बेहोश हो गया। शाम तक अलबर्क की पहली बीवी और आजर की हालत बिगड़ गई। जरा और तबीबों ने बहुत कोशिश की, मगर वो जिंदा ना रह सके। नाजरीन, अलबर्क की पहली बीवी ने अली बिन सुफियान से कहा था कि मैं अपने खामद को कुर्बान कर सकती हूँ, इस्लाम और कौम की इज्जत को कुर्बान होता नहीं देख सकती। उसने कौम के नाम पर जान दे दी। सुल्तान अयूबी के हुक्म से खादमुद्दीन अलबर्क को कैद खाने में डाल दिया गया। उसने यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उसने यह जुर्म दानिस्ता नहीं किया। वो इन लोगों के हाथों में बेवकूफ़ बन गया था, मगर यह साबित हो चुका था कि उसने हुकूमत और फौज के राज शराब और हसीन लड़की के नशे में दुश्मन के जासूसों तक पहुंचाए हैं। सुल्तान अयूबी कत्ल का जुर्म बख्श सकता था, शराब खोरी और अयाशी का और दुश्मन को राज देने के जराइम नहीं बख्शा करता था। आसफा से उस रोज़ कोई बयान ना लिया गया। उस पर जख्म का इतना असर नहीं था जितना खौफ का था। वो जासूस लड़की थी, सिपाही नहीं थी। उसे शहजादी के रूप में शहजादों से भीद लेने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने सोचा भी ना था कि उसका यह हशर भी हो सकता है। उस पर ज़्यादा खौफ इसका था कि वह मुसलमानों की कैदी है और मुसलमान उसे बहुत ख़राब करेंगे। एक ख़तरा यह भी उसे नज़र आया था कि मुसलमान उसके ज़ख्म का इलाज नहीं करेंगे। उसने इस खतरे का इजहार हर उस आदमी से किया जो उसके करीब गया। वो डरे हुए बच्चे की तरह रोती थी। अली बिन सुफियान ने उसे बहुत तसल्ली दी कि उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी मुसलमान जख्मी औरत के साथ किया जाता है, मगर वह सुल्तान अयूबी से मिलना चाहती थी। आखिर सुल्तान को बताया गया। सुल्तान अयूबी उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रख कर कहा कि इस हालत में वह उसे अपनी बेटी समझता है। मैंने सुना था कि सुल्तान अयूबी तलवार का नहीं, दिल का बादशाह है। आसफा ने रोते हुए कहा, इतना बड़ा बादशाह जिसे शिकस्त देने के लिए ईसाइयों के सारे बादशाह इकट्ठे हो गए हैं, एक मजबूर लड़की को धोखा देते अच्छा नहीं लगता। इन लोगों से कहो कि मुझे फौरन जहर दे दें। मैं इस हालत में कोई अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा, अजियत भी नहीं दूंगा, मगर वादा करो कि तुम भी मुझे धोखा नहीं दोगी। तुम ज़रा और बेहतर हो लो। तबीब ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें अजियत देनी होती तो मैं इसी हालत में कैद खाने में डाल देता, तुम्हारे जख्म पर नमक डाला जाता, तुम चीख चीख और चिल्ला चिल्ला कर अपने जुर्म और अपने साथियों से पर्दे उठाती, मगर हम किसी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते। अलबर्क की पहली बीवी मर गई है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? उसने पूछा। यहाँ तुम्हें कोई मर्द इस नज़र से नहीं देखेगा कि तुम एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम ये खदशा दिल से निकाल दो। तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो इस्लामी कानून में लिखा है। उस मकान की तलाशी ली गई जहाँ आसफा जाया करती थी। वो किसी का घर नहीं था, जासूसों का अड्डा था। अंदर अस्तबल बना हुआ था। अंदर से 5 आदमी बरामद हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन 5 ने उन चारों ने जिन्हें ताकों में पकड़ा गया था जुर्म का इतराफ़ करने से इनकार कर दिया। आखिर उन्हें उस तहखाने में ले गए जहाँ पत्थर भी बोल पड़ते थे। बूढ़े ने तस्लीम कर लिया कि उसने इस लड़की को दाने के तौर पर फेंक कर अलबर्क को फंसा था। उसने सारा नाटक सुना दिया। दूसरे ने भी बहुत से पर्दे उठाए और उस मकान का राज फाश किया जिसे शहर के लोग एहतराम की निगाहों से देखते थे। उस मकान में बहुत सी लड़कियां रखी गई थीं
جو دو مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایک جاسوسی کے لیے اور حاکموں اور اونچے گھرانوں کے مسلمان نوجوانوں کے اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں، جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے تھے۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں، جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اصفائی صحیح لڑکی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں، جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے سلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے، جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرگ کو 100 بیت کی سزا دی گئی، جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور تعلیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرگ کے بچے نہیں، ایک مجاہدہ کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی تھی۔ ناظرین، جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا، جس دن خلیفہ الغازد کے قاصد نے آ کر صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ الغازد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے، یا وہ بھی دوسرے عمراء اور وزراء کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے، تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا۔ الغازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لب و لہجہ عامرانہ ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا، بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی، اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی سرہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائی جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشوں اور قبیلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا، لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے، وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے، لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام ام ارارہ بتایا گیا تھا۔
اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ الغازد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چلاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کے ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اس لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی، مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی، مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہیں کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے، ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا، ان اعلیٰ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ الحکاری فقیہ اور ناصر کو میرے پاس بھیج دو۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔